गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 7 विकास की अवधारणा तथा सिद्धांत, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में व्याख्या करें। आप आंसर लिखेंगे। समाज सदैव परिवर्तनशील है। समय समय पर समाज में परिवर्तन होते हैं, उन्हें ही विकास कहा जाता है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विकास की अवधारणा में भी परिवर्तन आ जाते हैं। परिवर्तन युग भौतिकवाद का युग है, इसलिए विकास की अवधारणा केवल आर्थिक विकास से ही संबंधित मानी जाती है। वर्तमान में विकास का अध्ययन पूंजीवाद तथा मार्क्सवाद के अंतर्गत ही किया जाता है। वास्तव में ये उचित नहीं है। जब हम व्यक्ति के सर्वांग विकास की बात करते हैं तो इसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी बातें शामिल होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विकास की 3 परिभाषाएं दें। आप लिखेंगे। विकास के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विलियम चैम्बर्स के शब्दों में, विकास को एक ऐसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जा सकता है जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता हो जिनका उसे पालन करना है या सामना करना है। उसमें संरचनाओं का निवेदन तथा कार्यों की विशिष्टता होती है। दूसरे नंबर पर मैकेंजी के अनुसार राजनीतिक विकास एक उच्चतर स्तर की अनुकूलनशीलता को अंगीकार करने की क्षमता है। तीसरे नंबर पर परिभाषा है एल्फ्रेड डायमंड के अनुसार, विकास एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसका उद्देश्य विशेष स्थिति का निर्माण करना हो, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव उठने वाली सामाजिक समस्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए संस्थागत संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किन्हीं 2 अवस्थाओं का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। विकास की 2 अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, राजनीतिक एकीकरण। जिस देश में राजनीतिक एकीकरण नहीं है, राज्य में शांति व्यवस्था नहीं है, जातीय आधार पर अथवा धर्म, संप्रदाय तथा अन्य आधारों पर लोगों में संघर्ष होता रहता है, तो वहाँ विकास संभव नहीं है। राजनीतिक एकीकरण के अभाव में राज्य का आर्थिक विकास रुक जाता है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय लोक कल्याण। जैसे जैसे राज्य के आर्थिक साधन विकसित होते हैं, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से आर्थिक विकास होता है, तो राज्य लोक कल्याण के कार्य करता है, जैसे शिक्षा, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा अन्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के कोई 2 उद्देश्य लिखें। विकास के 2 उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जीवन का स्तर। विकास का प्रथम तथा महत्वपूर्ण लक्ष्य अथवा उद्देश्य लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की पूर्ति के अतिरिक्त वे सुविधाएं उपलब्ध करवाना जिनसे लोग अपने जीवन को सुखी तथा संपन्न बना सकें। लोगों को वे सभी सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए जिनसे उनकी प्रतिभा का विकास हो सके, कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। दूसरे नंबर पर है प्रकृति का दोहन। प्रकृति ने मनुष्य को इतनी नेमतों से बख्शा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतने साधन पृथ्वी के ऊपर तथा इससे अधिक बहुमूल्य पृथ्वी के नीचे हैं। व्यक्ति ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि प्रकृति का दोहन करना है, जिससे वह लंबे समय तक लोगों को सुख सुविधाएं पहुंचाने में सफल हो सके। प्राकृतिक साधनों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, परंतु सीमा में रहकर, जिससे प्राकृतिक साधनों का नाश ना हो। धड़ाधड़ पेड़ काटकर, जंगल समाप्त करके, नदियों में दूषित पदार्थ फेंककर पहले ही पर्यावरण को बहुत दूषित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किन्हीं 2 पक्षों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। विकास के प्रमुख 2 पक्षों का वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, आर्थिक विकास। नंबर 2, सामाजिक विकास। आर्थिक विकास में आप लिखेंगे, आर्थिक विकास का संबंध समाज के आर्थिक जीवन से है। यद्यपि आर्थिक विकास की निश्चित व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि इस विषय में विद्वानों में सहमति नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ
कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि को मानते हैं, तो कुछ विद्वान प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को लगाते हैं। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की विचारधारा को पूर्ण विकास का रूप माना है। सामाजिक विकास में आप लिखेंगे, यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति आरंभ से ही सामाजिक प्राणी है, परंतु आरंभिक समाज तथा वर्तमान समाज में बहुत अंतर आ गया है तथा इसका मुख्य कारण समाज का विकास है। जिस विकास की गति कभी तीव्र कभी धीमी रही है, परंतु ये निश्चित है कि समाज निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहा है। वर्तमान में सामाजिक विकास का अभिप्राय है सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, छुआछूत को समाप्त करना, सामाजिक समानता स्थापित करना, धार्मिक भेदभाव को दूर करना, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना, अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना आदि सभी सामाजिक विकास के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल की दो विशेषताएं लिखें। आप आंसर लिखेंगे, विकास के इस मॉडल की प्रमुख दो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बिक्री के लिए उत्पादन। विकास के बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन अपने लिए नहीं बल्कि बाजार में खरीद तथा बिक्री के लिए करता है। इस प्रकार उत्पादन की कीमतें मांग व पूर्ति की शक्तियों का उत्पादन किया जाता है, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ हो सके। उन्हें समाज के लाभ की ही नहीं अपितु अपने लाभ की अपेक्षा होती है। दूसरे नंबर पर है स्वदेशी उद्योगों के द्वारा। विकास का बाजार मॉडल उदारीकरण की नीति पर आधारित होता है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां नवोदित राष्ट्रों में भारी मुनाफा कमाने के लालच में अपने उद्योग धंधे स्थापित करती हैं। नवोदित राष्ट्रों के उद्योग इन बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। अंत में ये स्वदेशी कंपनियां विदेशी कंपनियों के समक्ष टिक ना पाने के कारण समाप्त हो जाती हैं। वर्तमान में भारत इस उदारीकरण की नीति के कारण विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। आज राज्य की महानता की परीक्षा उसकी शक्ति संपन्नता से नहीं की जाती, वरन इस संबंध में ये देखा जाता है कि कोई राज्य किस हद तक लोकहितकारी है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना है। कल्याणकारी राज्य का विचार अब निरंतर जोर पकड़ता जा रहा है तथा सभी प्रकार के शासन प्रणालियों में अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने को कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयत्न राज्य कर रहे हैं। आधुनिक विश्व को प्रजातंत्रीय विश्व कहा जाता है। प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में प्रजातंत्र को अलग अलग रूप में लागू किया जाता है, परंतु प्रजातंत्र के जिस रूप, प्रकार तथा सिद्धांत को स्वीकार किया गया है वह है प्रजातंत्र का कल्याणकारी सिद्धांत। इसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी कहा जाता है। इसलिए आधुनिक समय में राज्य को सामाजिक आर्थिक विकास का साधन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की दो परिभाषाएं लिखें। आप पहले लिखेंगे, कांट के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। दूसरे नंबर पर आप हॉब्सन की लिखेंगे। हॉब्सन के अनुसार कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद के मध्य और दूसरी ओर व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून तथा व्यवस्था संबंधी राज्य के क्या कार्य हैं? आप आंसर लिखेंगे, जब एक व्यक्ति समूह में रहते हैं तो वे अपने सामाजिक जीवन के लिए कुछ नियमों का पालन अवश्य करते हैं, अन्यथा व्यक्ति समूहों में रह ही नहीं सकते। मानव स्वभाव जहाँ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता है, तो दूसरी ओर उसमें द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इसलिए राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य पुलिस विभाग की स्थापना करता है, जिसमें राज्य के कानूनों को लागू करवाया जा सके तथा अवहेलना करने वालों को कठोर दंड मिल सके। यदि राज्य शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल हो जाता है तो ऐसी अवस्था में शक्तिशाली लोग मनमानी करेंगे तथा कमजोर व्यक्तियों को अपने विकास के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के दो कार्य बताएं। आप आंसर लिखेंगे,
कल्याणकारी राज्य के मुख्य 2 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा वह साधन है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग खोल देती है। प्राचीन काल में शिक्षा पर केवल शासकीय लोगों तथा प्रभावशाली उच्च वर्ग का ही अधिकार था, परंतु आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व है कि वे शिक्षा की उचित व्यवस्था करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना किया जाए। दूसरे नंबर पर है सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सहायता। जिस देश के नागरिक शारीरिक रूप से निर्बल तथा कमजोर होते हैं, उस देश की स्वतंत्रता सदैव स्थिर रहेगी। ये संभव नहीं है। स्वस्थ नागरिक ही अपनी तथा अपने देश की रक्षा कर सकता है। बीमार व्यक्ति अपने स्वयं पर, परिवार पर तथा समाज पर एक बोझ है। बीमारी के कारण वह अपना कार्य करने की क्षमता नहीं रखता। समाज तथा राष्ट्र का क्या कार्य है? ये कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका का क्या महत्व है? आप आंसर लिखेंगे। न्याय की व्यवस्था करना राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। आज हम उसी राज्य को अच्छा समझते हैं जो न्याय की व्यवस्था उत्तम करता है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि किसी राज्य की श्रेष्ठता को जांचने की सबसे उत्तम कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस देश की न्यायपालिका की ओर उचित न्याय प्राप्त होता है वह देश महान है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करना प्रत्येक आधुनिक राज्य का कर्तव्य है। वर्तमान युग लोक कल्याणकारी राज्य का है, इसलिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का महत्व और भी बढ़ जाता है। कल्याणकारी राज्य को अनेक सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं तथा कानून का पालन नहीं करते हैं, राज्य उन्हें दंड देने की व्यवस्था करता है। राज्य तभी स्थिर रह सकता है जब संगठित न्यायपालिका की स्थापना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के विकासकारी कार्यों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक साधनों का उपयोग। सभी राज्यों पर प्रकृति समान रूप से मेहरबान नहीं है। किसी देश के पास तेल के भंडार हैं, किसी देश के पास कोयले, लोहे, अभ्रक तथा अन्य खनिज पदार्थों का भंडार है। प्रत्येक राज्य जिसके पास जैसे और जितने भी प्राकृतिक साधन हैं, उनका पूरा लाभ प्राप्त करने का राज्य को प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक साधनों के उपयोग को राज्य के महत्वपूर्ण विकासकारी कार्यों में शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पर है कृषि की उन्नति। जो देश कृषि प्रधान है, उन देशों को अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का विकास करना चाहिए। कृषि के विकास को विश्वसनीय बनाने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक आधारों पर संगठित करना ये अनिवार्य है। राज्य किसानों के लिए अच्छे बीज, खाद, सिंचाई के साधन आदि उपलब्ध करवाए, जिससे कृषि उत्पादन में क्रांति लाई जा सके। हमें दूसरे देशों के आगे अन्न के लिए हाथ न फैलाना पड़े। ऐसी स्थिति में सहायता देने वाला देश सहायता लेने वाले देश के आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गांधी जी के विचार लिखें। आप आंसर लिखेंगे। अभी तक विकास के संबंध में जितने भी विचारधाराओं का अध्ययन किया गया है, उन सभी का संबंध व्यक्ति तथा राष्ट्र के भौतिकवादी स्वरूप से रहा है, जिसमें समाज में 2 वर्गों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। साधनों को लेकर दोनों वर्गों में संघर्ष होता है। शोषण तथा अत्याचारों से बचने के लिए क्रांति एकमात्र उपाय है। पूंजीवादी व्यवस्था का अंत और वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का समर्थन हुआ। कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी हुई, परंतु महत्व नैतिक पक्ष का ही रहा। किसी भी सिद्धांत में नैतिकता, आदर्श की बात नहीं की गई। इन सब से हटकर विकास का एक नया विचार, नया मॉडल गांधीवाद के रूप में हमारे सामने आया। गांधीवाद में केवल भौतिक सुख की बात नहीं की गई, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की बात भी की गई है, उस पर भी बल दिया गया है। गांधी जी के सिद्धांत अर्थात मॉडल में आर्थिक विकास भी है, राजनीति भी है, आदर्श तथा आध्यात्मिक विकास की बात भी की गई है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विकास के मुख्य 3 पहलू कौन कौन से हैं? आप आंसर लिखेंगे। नंबर 1, आर्थिक विकास।
वर्तमान युग में सबसे अधिक शक्ति तथा महत्व आर्थिक साधनों का है। एक राष्ट्र उतना शक्तिशाली, प्रभावशाली, दूसरे राज्यों पर दबाव देने वाला होगा जितनी उसकी आर्थिक शक्ति है। दूसरे नंबर पर है सामाजिक विकास। कानून के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज के विकास की गति कभी धीमी तो कभी तीव्र रही है, परंतु समाज का विकास होता रहा है। वर्तमान में सामाजिक विकास का अभिप्राय है सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना और सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तीसरे नंबर पर है राजनीतिक विकास। राज्य कब, कहाँ, कैसे अस्तित्व में आया, इस विषय में आज भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आरंभ में राज्य नहीं था, राज्य का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे विकास हुआ। राज्य के विकास में बहुत से तत्वों का योगदान रहा। वर्तमान राज्य भी विकास का फल है। राज्य के विकास का ये क्रम निरंतर जारी है। धन्यवाद।